पहुंचने तक की सारी बीच की कार्रवाइयाँ जो है मार्केट हमारा कवर कर लेता है ये वाला चैप्टर। बस अभी शुरू कर रहे हैं, जल्दी एक बार वेट कर लें थोड़ा सा और बच्चे जुड़ जाएं, उसके बाद शुरू कर देते हैं। अभी आप जुड़े रहे हैं और अपने मित्रों के साथ में शेयर कर लें इसको, ताकि वो भी जुड़ जाएं फटाफट से। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया है मेरे पास में अभी व्हाट्सएप पे, मैं उसको एक बार लिंक भेज देता हूँ कि उसकी क्वेरी है कि उसके पास लिंक नहीं पहुँचा है। मैं अभी उसको शेयर कर देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। बस अभी शुरू कर देंगे। जितना अब ज़्यादा शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ में, उतना ही फिर इन फ्यूचर आने वाली क्लासेस में आनंद आने वाला है। और बड़ी अच्छी बात कही गई है साइकोलॉजी में, जिस भी कार्य में हमें आनंद आता है उसको कार्य को हम बार बार करते हैं और समझना भी आसान हो जाता है। आनंदमयी चीज़ें अगर हो जाएं पढ़ने से जुड़ी हुई, तो फिर उनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फटाफट से जो है ना शेयर करो फटाफट से फेसबुक वगैरह पर अपने मित्रों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं, क्लास का ग्रुप अगर आपका है तो वहाँ कर दीजिए आप फटाफट से। और मैं भी एक बार लिंक शेयर कर दूं जिन जिन को क्लासेस का नोटिफिकेशन भेजा है, फिर उसके बाद में एकदम से शुरू कर दूंगा। 2 मिनट दीजिए। तो मार्केटिंग वाला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। हमने मार्केटिंग का अर्थ हमने समझा था। हमने 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो मार्केट में रोल प्ले करते हैं, हमने उनके बारे में जान लिया था। कौन कौन से थे वो 3? क्या आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में? एक मैं बता देता हूँ, ग्राहक था। 2 और रह गए, 2 आप बताइए एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में। पिछली क्लास में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। एक कमेंट बॉक्स वाली जो प्रॉब्लम थी वो, उसका समाधान मैंने कर दिया है। अब आप के कमेंट में लाइव पढ़ पाऊँगा जैसे जैसे आप डालेंगे। तो पिछली क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट जो पढ़े थे, जो हमारी मार्केटिंग के ऊपर फोकस थे। उसमें एक तो ग्राहक मैंने आपको बता दिया, एक विपणन करता था,
एक रह गया, बताइए ज़रा फटाफट से। तीसरा जो था हमारा, फटाफट बताइए। बाजार, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो हमने विपणन का आधार, विपणन का अर्थ, परिभाषा और उस विशेषताएं पढ़ ली थी। विपणन के कार्य भी हमने कल क्लास में कर लिए थे। उसका लिंक मैंने, अगर मिस कर दिया आपने तो मैंने कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ मैं उसका लिंक। और विपणन की भूमिका भी हमने पढ़ ली थी। मैं पिछली क्लास का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ, ताकि हिमांशु शर्मा प्रोडक्ट बता रहे हैं। तो प्रोडक्ट जहाँ बिकता है वो हमारा महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो रहेगा ही, क्योंकि हमने बनाना है प्रोडक्ट, तो तभी तो मार्केट में जाएगा। तो जो कल क्लास जो हमारी चली गई, अगर कोई बच्चा मिस कर गया तो उसका लिंक मैं जो है वो डाल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा उसको। शुरू कर लें क्लास। एक दो ग्रुप में और डाल देता हूँ इसका लिंक, ताकि कोई बच्चा मिस ना कर जाए इस क्लास को, क्योंकि इसी का ही सेट के एग्ज़ाम में आने वाला है। आप सब अगर आप सब जानते हैं कि सेट एग्ज़ाम की जो है वो डेट शीट आ चुकी है। अगर आप नोट करना चाहें तो मैं आप लोगों के लिए उसको दोहरा देता हूँ। सेट के एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। +2 एग्ज़ाम 15 फरवरी मैथमेटिक्स का होगा, 17 फरवरी को बिजनेस स्टडी का होगा, 18 फरवरी को इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी दोनों का है, और 20 फरवरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहेगा। तो नोट कर ली होगी आपने। 15 फरवरी को कमेंट बॉक्स में डाल दूं डेट शीट। वैसे तो जो हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उन्होंने हमें बता दिया होगा, मैं डाल देता हूं एक बारी। चलिए हिमांशु, शुरू कर देते हैं क्लास, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है, जहां हमने छोड़ा था कल, हमने ये 12 के 12 पॉइंट पढ़ लिए थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये 12 पॉइंट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 12 के 12 पॉइंट आप इसी सीक्वेंस में जो है वो नोट कीजिएगा, तभी आप इसको आसानी से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके क्वेश्चन जो भी आएगा, और याद करने में भी आसान रहेगा। और इन फ्यूचर अगर हम किसी भी प्रकार की बिजनेस के अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पर भी समझने के लिए हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो ये 12 पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूँ। हमने विपणन की भूमिका हमने पढ़ ली थी। दो आधार पे हमने बांटा था विपणन को, एक तो फर्म की भूमिका के रूप में, और दूसरा अर्थव्यवस्था की भूमिका में। अब चलिए आज का टॉपिक जो है वो शुरू कर लेते हैं। काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं। विपणन और विक्रयण में अंतर समझते हैं हम। मार्केटिंग क्या होती है और सेलिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये एक बार समझ लेते हैं। एक जैसे दिखाई देते हैं सुनने में भी और समझने में भी। तो क्या लिखा हुआ है कि प्राय विपणन और विक्रयण को प्रायवाची शब्द मानते हुए इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा मानना उचित नहीं है। वास्तव में दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। विपणन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हमने देखा भी, जो वो 12 पॉइंट आगे थे उसमें प्रोडक्ट दिमाग में आने से और कस्टमर के हाथ में पहुंचने से इसके बीच की सारी प्रोसेसिंग आ गई थी, जबकि सेलिंग में तो जब प्रोडक्ट दुकान में पहुंच जाएगा उसके बाद वाली बात आएंगी। विक्रयण को प्रभावित करते हुए कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने से लेकर वस्तुओं और सेवाओं को उन तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया, यानी कि दुकानदार के पास में जब प्रोडक्ट पहुंच जाता है वहां से फिर सेलिंग वाला कंसेप्ट शुरू होता है। जबकि मार्केटिंग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाली बात दिमाग में आने से शुरू हो जाता है। वो राहुल पूछ रहे हैं कि सर शीट्स घर से लेकर जानी है। नहीं बच्चे, सीट घर से नहीं लेके जानी है आपको। और राहुल कह रहे हैं सर आई वांट टू बिकम ए सीए। बच्चे बहुत अच्छी बात है। सीए बनने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो अकाउंटेंसी की जो बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी। उस पर भी मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आऊँगा एक बार, ये सेट वाले एग्ज़ाम की, बिजनेस स्टडी की।
हम तैयारी कर लें, और जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी इन फ्यूचर अकाउंटेंसी में काम आएगी बच्चे, मैं उसके ऊपर भी ऑनलाइन क्लास बनाऊंगा, जो हमारी बेसिक चीज़ें अकाउंटेंसी की हैं, जो हर चैप्टर में आ जाती हैं और हर क्लास में आ जाती हैं। अगर वो कंसेप्ट मुझे समझ में आ जाता फिर अकाउंटेंसी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो राहुल, उसके ऊपर भी हम जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम बिजनेस स्टडी ये पढ़ लेते हैं। चलिए डिफरेंस समझते हैं, टेबल में आसानी से समझ में आएगा। हम डिफरेंस कर रहे हैं मार्केटिंग और सेलिंग में। थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया मार्केटिंग क्या है। प्रोडक्ट दिमाग में आ गया कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में पहुंच गया, इसके बीच की सारी प्रोसेसिंग मार्केटिंग है। इसका मतलब बड़ा कंसेप्ट है मार्केटिंग। और सेलिंग कब होती है? जब वो दुकान पे प्रोडक्ट पहुंच जाता है, और उसके बाद कस्टमर, और कस्टमर को बाद में दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। एक प्रश्न जो है वो कल मेरे से पूछा था एक बच्चे ने कि इन्फेंट जो है वो कस्टमर कैसे हो सकता है। तो जब हमने ग्राहक की जब हमने बात की थी, तो हमने एक महत्वपूर्ण पॉइंट उसके अंदर संतुष्टि नाम का भी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदने वाला ही कस्टमर होता है, उसको प्रयोग करने वाला भी कस्टमर की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन वाला जो संतुष्टि वाला पॉइंट है वो तो जो यूज़ करेगा ना वही बता सकता है उसको, तो हम उसको भी कस्टमर वाली श्रेणी में ले लेते हैं। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने कल प्रश्न पूछा था उसको समझ में आ गया होगा ये वाला। चलिए, विपणन और विक्रयण, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस। तो अगर प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से हम अपने फाइनल एग्जाम में भी अटेम्प्ट करेंगे, इसी प्रकार से टेबुलेशन बनाकर। अंतर का आधार विपणन और मार्केटिंग। चलिए, अंतर का आधार, प्रक्रिया का अंग बनाम व्यापक मद। विपणन जो है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है, जबकि सेलिंग का जो है वो संकुचित होता है, छोटा होता है, और ये विपणन का ही एक पार्ट होता है। सेकंड पॉइंट, स्वामित्व हस्तांतरण, या फिर कहें तो ग्राहक आवश्यकता की संतुष्टि। तो विपणन जो है इसका केंद्र जो है ग्राहक आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है, जबकि सेलिंग का मुख्य केंद्र विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण करना होता है। मतलब क्या हुआ कि विपणन की जब हम बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ा कंसेप्ट है विपणन, तो उसमें क्या वो ध्यान रखता है, जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो साथ में ये भी ध्यान रखता है कि कस्टमर की संतुष्टि भी साथ के साथ हो। मैं एक बार बैक करके आपको दिखा देता हूँ, वहां पर 5-6 पॉइंट ऐसे थे जो कि सिर्फ इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। ये वाला जो 7वां पॉइंट था, ग्राहक सेवा केंद्र, जो बिल्कुल टॉप में है। विक्रय के उपरांत सेवाएं, ग्राहक शिकायत निवारण, तकनीकी सेवाएं, उधार सेवाएं, देखरेख सेवाएं, ये सारी की सारी विपणन के एक पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से आती हैं। जबकि अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का काम सिर्फ क्रेता को वस्तु का हस्तांतरण कर देना है, लेन देन कर देना, वस्तु दे दी कस्टमर को और पैसा ले लिया। जैसे एक उदाहरण लेकर अगर हम समझें, तो मैं मोबाइल शॉप पे जाता हूँ और मोबाइल में खरीदता हूँ, तो दुकानदार जो है, जो सेलिंग का काम कर रहा है, वो मुझे जो भी मोबाइल मुझे पसंद आता है वो मुझे हैंड ओवर कर देगा, वो मुझे दे देगा, और बदले में उसकी कीमत मुझसे ले लेगा। इन फ्यूचर अगर वो फ़ोन ख़राब होता है तो मैं दुकानदार के पास ना जाकर कंपनी के कस्टमर केयर के पास जाता हूँ, क्योंकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य ग्राहक की संतुष्टि करना है, जबकि सेलिंग का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को उस प्रोडक्ट को हैंड ओवर करना है, उसको देना है। कमेंट बॉक्स में जरा थोड़ा सा लाइव होकर दिखाते रहें कि हाँ हम क्लास में ही मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट, अधिकतम विक्रय का लाभ वर्सेस ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ। तो ये ग्राहक संतुष्टि जो बार बार आ रहा है ना, ये इन्फेंट जो शिशु ग्राहक है वहां पर बार बार आप कोट कर सकते हैं इसको। ग्राहक संतुष्टि तो वही दे सकता है ना जो उसको प्रोडक्ट को यूज करेगा। विपणन क्या होता है? उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ अर्जित करने को प्राथमिकता देता है। मतलब उसका काम क्या है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, उसको संतुष्टि मिली, तो उसको लाभ कमाने के और ज़्यादा अवसर भविष्य में मिलेंगे। कोई भी प्रोडक्ट लगा लो आप, कोई भी, मान लो मोबाइल का ही ले लें, क्योंकि मोबाइल जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो है वो अच्छे से पैठ जमा चुका है। अगर मैं मोबाइल कोई ख़रीदता हूँ और वो बहुत अच्छा मेरा चल जाता है, यूज़ करने में आसान रहता है, तो मैं दूसरों को भी बताता हूँ कि ये वाला फ़ोन मेरे पास है और बहुत अच्छे से ये प्रयोग करने में आसान है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। लेकिन अगर हम सेलिंग की बात करें तो अधिकतम विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने को प्राथमिकता देती है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके लाभ प्राप्त करना जो है वो सेलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि मार्केटिंग का ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ अर्जित करना महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है क्रियाओं का प्रारंभ और अंत। तो विपणन जो है वस्तुओं के निर्माण का विचार आते ही
विपणन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि दिमाग में आ गया कि ये प्रोडक्ट बनाना है, और इसका अंत ग्राहक की संतुष्टि हो जाने के बाद होता है। ग्राहक को प्रोडक्ट उसके हाथ में चला गया, उसके बाद में वो संतुष्ट है उससे, तो विपणन का कार्य वहाँ पर खत्म हो जाता है। वहीं अगर हम सेलिंग की बात करें तो विक्रयण क्रिया वस्तुओं के उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है। उत्पादन के बाद, पहले मार्केटिंग शुरू हो जाता है। दिमाग में आया था पहले वाला पॉइंट, अगर आपको ध्यान में हो मैं दिखाऊं, तो वो मार्केटिंग का महत्वपूर्ण पॉइंट था ये वाला। क्या चाहते हो, कितनी मात्रा में चाहते हो, किस मूल्य पर चाहते हो, कब चाहते हो, किस प्रकार का विज्ञापन पसंद करते हो, कहाँ पर चाहते हो, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मार्केटिंग में है, ये सेलिंग में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। उसके बाद अगला पांचवा पॉइंट है महत्व का अंतर। तो जो हम अगर विपणन की बात करें तो इसका महत्व जो है वो उपभोक्ता संतुष्टि पर है, जबकि विक्रेता सेलिंग के अंदर विक्रेता संतुष्टि को महत्व दिया जाता है। जो बेचने वाला है वो प्रोडक्ट से कितना संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो आगे ग्राहक को भी संतुष्ट वो नहीं कर पाएगा जब वो ग्राहक उसके पास में उस चीज़ को खरीदने के लिए आएगा। तो एक तो ग्राहक संतुष्टि पर है विपणन, और सेलिंग जो है वो सेलर के संतुष्टि के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर रणनीति में अंतर की बात करते हैं तो मार्केटिंग में उत्पाद संवर्धन वाला जो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो फिलहाल इस साल के लिए नहीं है सिलेबस में। मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। मैं एक बार दिखा देता हूँ, पिछली क्लास में आए थे हमारे। ये देखिए, ये 10वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे। तो ये मार्केटिंग इसके ऊपर बेस है। वहीं अगर हम सेलिंग की बात करें तो प्रमोशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि प्रमोशन जो है वो ज़्यादा मतलब आसान होती है सेल बढ़ाने के लिए, ना कि ग्राहक संतुष्टि के लिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आ गया थोड़ा सा कंसंट्रेशन बच्चों बना के रखना है विपणन प्रबंध दर्शन को समझने के लिए। थोड़ा सा हटके कंसेप्ट है लेकिन है बड़ा मजेदार, तो एक बार जुड़े रहे हैं सभी। दर्शन क्या होता है कि हम किसी चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो दर्शन कहलाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है, उसको कोई बाइक खड़ी है और उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मेरे मन में क्या विचार आता है उसके प्रति कि ये किसी का वेट कर रहा है, या इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, कहीं पंचर तो नहीं हो गया, कहीं थक तो नहीं गया। इस प्रकार के जो विचार आते हैं ये मेरा दर्शन कहलाएगा। हो सकता है दूसरे के दिमाग में कुछ और आ रहा हो। तो विपणन प्रबंध दर्शन क्या है? प्रत्येक कंपनी का विचार अथवा दर्शन। तो विचार भी हम दर्शन की श्रेणी में ले लेते हैं। क्या विचार मेरे मन में आता है, अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए कंपनी का दर्शन यह हो सकता है कि यदि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए तो लागतें कम आएंगी। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने ही ज़्यादा लागत घट जाती है, और माल अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा। मतलब पहली बात तो ये है कि सप्लाई जो है वो नहीं रुकेगी। सप्लाई नहीं रुकेगी तो डिमांड जो है वो स्टेबल रहेगी। जितनी सप्लाई उतनी ही डिमांड लगातार रहेगी, और कीमतें भी अधिक ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी। इस प्रकार इस कंपनी का पूरा ध्यान जो है वो अधिकाधिक उत्पादन करने में ही रहेगा। इसी प्रकार कोई और कंपनी जो है ये विचार कर सकती है कि माल की गुणवत्ता को जो है वो बढ़ा दिया जाए तो बिक्री करने में कठिनाई नहीं आएगी। तो कहने का मतलब कुछ कंपनियां प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, कुछ कंपनियां कह रही हैं उनका विचार ये है कि क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम क्वालिटी मार्केट में प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जो है वो सेल लगातार बनी रहेगी। तो हमारे सिलेबस के अंदर 5 तरह की जो है वो विचारधाराएं हैं। एक तो है प्रोडक्शन कंसेप्ट, उत्पादन विचारधारा, उत्पाद विचारधारा, प्रोडक्ट कंसेप्ट, बिक्री विचारधारा, सेलिंग कंसेप्ट, विपणन विचारधारा, मार्केटिंग कंसेप्ट, और सामाजिक विपणन विचारधारा, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। बहुत ही मजेदार पॉइंट है। चलिए पहला पॉइंट उठाते हैं, उत्पादन विचारधारा, प्रोडक्शन कंसेप्ट। जो कंपनी इस दर्शन या इस विचारधारा को अनुसरण करती है उसका मानना यह होता है कि यदि वस्तुएं सस्ती हों और उन्हें सभी जगह उपलब्ध करवा दिया जाए तो बिक्री की कोई समस्या नहीं होगी। मतलब कीमत जायज़ रखें जो कस्टमर को ज़्यादा ना लगे, और कस्टमर की रेंज में भी आ जाए, रीच में भी आ जाए, कि कस्टमर को आसानी से दुकानों पर मिल जाए।
इसी विचार के मद्देनजर कंपनियां अपने मार्केटिंग एफर्ट्स, विपणन प्रयासों को उत्पादन लागत कम करने और मजबूत वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्थापित करने में लगा देती हैं कि कस्टमर तक जरूर प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। कस्टमर को ये ना लगे एक मिनट वेट कीजिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। जी जी। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। आवाज़ आ रही हो तो बता दीजिए कि फिर कमेंट बॉक्स में, कहीं ये ना हो कि आवाज़ ही नहीं आ रही हो। अंजलि रोहिला, वेलकम है आपका लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। एक बार कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा फटाफट से बता दो, आवाज़ तो कट तो नहीं गई आवाज़? या मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट अपने फ़ोन में। ठीक है, आ रही है आवाज़। तो उत्पादन विचारधारा क्या करती है? उत्पादन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। उनका ये मानना होता है कि अगर हम उत्पादन कम लागत में कर लें और कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को आसानी से पहुंचा दें, तो फिर हमें अपना लाभ कमाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू संतोष। ठीक है, आवाज़ आ रही है, समझ गया मैं। तो बहुत सारी कंपनियां जो है उत्पादन विचारधारा के ऊपर जो है वो काम करते हुए जो है वो अपना कंपनी का सेटअप आसानी से करती हैं। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट बनाते हैं तो लागत जो है वो कम ही आएगी। अगर हम कम प्रोडक्ट बनाते हैं तो लागत बढ़ जाती है हमेशा। उत्पादन लागत को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए कंपनियां बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती हैं। 10-12 नहीं, हजार हजार प्रोडक्ट एक साथ में बना देती हैं। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचतें हो जाती हैं। देखिए, 10-10 प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या चीज़ हो सकती है? ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाएंगे, कस्टमर तक हो सकता है कि दुकानदार तक जो है वो शॉर्टेज हो जाए प्रोडक्ट की, और कस्टमर आ जाए और वो कहे कि मुझे वही वाला प्रोडक्ट चाहिए, और दुकानदार कहेगा भैया वो वाला तो आउट ऑफ स्टॉक है, ख़त्म हो गया है। तो हो सकता है कस्टमर उसी की जैसा दूसरा प्रोडक्ट लेकर चला जाए, तो एक तरह से सेल जो है वो कम हो जाती है उससे। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन बचतें प्राप्त करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं? उत्पादन विचारधारा को अपनाकर और प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाती हैं। इस दर्शन की उपयोगिता केवल उसी समय है जब मांग पूर्ति से अधिक हो, मतलब जितना हम प्रोडक्शन पहुंचा रहे हैं उससे ज़्यादा डिमांड हो। इसका सबसे बड़ा जो दोष ये है कि यह आवश्यक नहीं, सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को ग्राहक अवश्य ही खरीदें। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है। अभी आएगा वो वाला कंसेप्ट आगे। ठीक है अंजलि, समझ के आवाज़ आ रही है? दूसरा है उत्पाद विचारधारा। पहला था प्रोडक्शन, कि हम कितना प्रोडक्ट जो है वो बनाएं एक समय पर और उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं। दूसरी विचारधारा ये कह रही है अब है प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड। जो कंपनियां इस दर्शन का अनुसरण करती हैं उनका मानना यह है कि वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो। नंबर ऑफ कस्टमर ऐसे होते हैं जो गुणवत्ता के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक उदाहरण अगर मैं दूं, जैसे सब्जी मंडी का है। मान लीजिए शाम को 4 बजे सब्जी मंडी लगती है, तो बहुत सारे सब्जी लेने वाले 4, सवा 4, 4:30, 5 बजे तक कंपनी मंडी में चले जाएंगे। हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिलेगा उनको, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनके लिए जो है वो सब्जी का रेट मैटर करेगा, तो वो जो है वो 3-4 घंटे बाद जाएंगे, तब तक क्वालिटी वाला जो सब्जी है वो तो जा चुकी होगी, लेकिन उसके बाद में उनके रेंज में जो उनकी परचेजिंग पावर है, जो उनकी पॉकेट के अंदर जो पैसा है उसकी रेंज में आने वाला प्रोडक्ट उनको मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है वो वैसी क्वालिटी का ना मिले जैसा आता है। पंकज यादव जुड़े हैं। पंकज यादव, क्या मैसेज जो है वो डाला था आपने, मेरे पास में नहीं आ रहा।
तो प्रोडक्ट वाली विचारधारा गुणवत्ता के ऊपर फोकस करती है। ग्राहक गुणवत्ता से आकर्षित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका आधार यह है कि ग्राहक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम भी होते हैं। इसी विचारधारा के मद्देनजर ये कंपनियां अपने विपणन प्रयासों को उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की ओर अग्रसर करती रहती हैं। इस तरह की कंपनियां क्या करती हैं, लगातार कस्टमर से फीडबैक लेती हैं। फीडबैक क्या होता है, प्रोडक्ट बेचने के बाद में कस्टमर से लगातार जुड़े रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या आपको हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं नज़र आती, इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो कंपनियां हमेशा उत्पाद के ऊपर फोकस करती हैं। उत्पाद विचारधारा का यह मानना है कि ग्राहक अच्छी क्वालिटी उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही है ये बात भी। लेकिन उत्पाद क्रय करने का मात्र यही आधार नहीं हो सकता। ग्राहक मूल्य पर भी ध्यान देता है और उपलब्धता, मतलब वो उसे मिल भी जाए और उसका मूल्य भी उसकी परचेजिंग पावर में आ जाए। पंकज यादव कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो वो भी बता देना। तो पंकज, इससे पहले जो कल हमने किया था उसमें इंपॉर्टेंट था, मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं सभी को जो इंपॉर्टेंट था। पंकज पूछ रहे हैं, हालांकि चैप्टर जब खत्म होगा तो मैं वहां पर भी बताऊंगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये वाला था, विपणन के कार्य क्या हैं। अर्थ तो रहेगा ही हमेशा, तो विपणन के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला विपणन प्रबंध के दर्शन, ये दोनों ही बढ़िया प्रश्न बनते हैं और समझने में और लिखने में बहुत ही आसान है। छोटे में अगर हम बात करें, छोटे प्रश्नों में, तो विपणन और विक्रय में अंतर आ सकता है और इसकी भूमिका भी आ सकती है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है पंकज, किसी बच्चे के मन में और भी कोई प्रश्न आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा कोशिश करता हूँ शाम को एक और ऑनलाइन क्लास लगा के इस चैप्टर को ख़त्म कर दूं, नहीं तो कल संडे को सुबह सुबह इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप लोगों को बता दूंगा। हम लगातार जो है वो ऑनलाइन टेस्ट भी लगातार लेते रहे हैं। लगभग 11th बिजनेस स्टडी और 12th बिजनेस स्टडी के लगभग 50 ऑनलाइन टेस्ट हम अटैम्प्ट कर चुके हैं। जो बच्चे पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने अटैम्प्ट भी किए हैं। लेकिन इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, अगर ये चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाता है तो आपको जो है वो कल सुबह सुबह इसी चैप्टर का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। और अगर कल सुबह ख़त्म होता है तो मैं कोशिश करूँगा ख़त्म होने के बाद फटाफट से बना के आप लोगों तक पहुँचा दूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। और इसी जो लेक्चर चल रहा है अभी, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं रिपीट करके, तो उसके कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा जो भी ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ताकि जब आप बिजनेस स्टडी का जो है वो एग्ज़ाम दें जो कि 18 तारीख को है तो हमारे पास अभी समय है इस चीज़ का 18 तारीख तक का, तो हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे और इसका टेस्ट भी अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। चलिए, तो प्रोडक्ट वाला क्या कह रहा है, प्रोडक्ट जो कंसेप्ट है वो कह रहा है कि सिर्फ बढ़िया क्वालिटी से आकर्षित तो होते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी देना ही सेल बढ़ाने का मुख्य आधार हो सकता है। हमेशा हम अपनी परचेजिंग पावर से बाहर नहीं जा सकते। एक मोबाइल वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, लेटेस्ट कंसेप्ट मोबाइल ही चल रहा है आजकल, उसी का हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मेरी परचेजिंग पावर 10,000 है और मुझे क्वालिटी वाइज कोई 15,000 का मोबाइल पसंद आ जाता है तो मैं उसको ले नहीं सकता, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर, मेरी पॉकेट अलाउ ही नहीं कर रही उसको। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा लिखा भी हुआ है, अच्छी क्वालिटी और असंभव मूल्य वाला माल ग्राहक का बजट बिगाड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि केवल गुणवत्ता ही विपणन सफलता का एकमात्र जो है वो रास्ता नहीं हो सकता। फिर तीसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है बिक्री विचारधारा, सेलिंग कंसेप्ट। जो कंपनियां इस दर्शन का अनुसरण करती हैं उनका मानना है कि ग्राहकों को अकेला छोड़ देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसे अपनी ओर आकर्षित करने का विशेष प्रयास करना पड़ेगा। अर्थात वस्तुएं खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। बड़ी अच्छी बात लिखी है, गुड्स आर नॉट बॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड। मतलब अच्छी तो सेलिंग कंसेप्ट वही हुई ना कि मैं जो चीज़ खरीदना नहीं चाहता उसके बावजूद दुकानदार मुझे वो चीज़ बेच दे। कैसे? मान लीजिए हम स्टेशनरी की दुकान पर चले जाते हैं और मुझे एक ब्लैंक रजिस्टर खरीदना है और मैं शॉपकीपर को कहूँ कि मुझे एक 20 रुपये तक का रजिस्टर दिखा दीजिए या 30 रुपये तक का, तो वो दिखाता है
और साथ में कहता है कि ये मेरे पास में कुछ अच्छे पेन आए हुए हैं, अगर आप चलाकर देखना चाहें तो देखिए, पसंद आए तो ले लीजिएगा। मैं तो पेन नहीं खरीदने गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बात पे ध्यान दिया और पेन मैंने यूज़ करके देखा, मुझे लगा अच्छा, तो मैंने साथ में पेन भी खरीद लिया। तो वो पेन मैं खरीदने नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस दुकानदार ने मुझे बेच दिया। सिमरन, वेलकम है क्लास में जुड़ने का। तो वस्तुएं खरीदी नहीं जाती, जो डिस्प्ले होती हैं, आपने दुकान में देखा होगा, काफ़ी सारी दुकानों में डिस्प्ले कर रखी होती हैं चीज़ें। वो डिस्प्ले इसीलिए की जाती हैं कि कस्टमर का ध्यान उस पर चला जाए, बेशक कोई और भी चीज़ लेने चला जाए, लेकिन अगर डिस्प्ले में उसको कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है कि हाँ ये भी मुझे ले लेनी चाहिए, तो वो उसको ले लेता है। तो वस्तुएं खरीदी नहीं, बेची जाती हैं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसका आधार यह है कि ग्राहकों को लुभाया जा सकता है, तो लुभाना ही है वो। इस विषय के मद्देनजर ये कंपनियां अपने विपणन प्रयास ग्राहकों को समझाने व लुभाने की ओर केंद्रित कर देती हैं। यहाँ कंपनियों की सोच यह होती है कि बेचो जो आपके पास में है, सेलिंग व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास में है आप उसको बेचो। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो सेलिंग वाली विचारधारा का यह मानना है कि बार बार कोशिश करने से आप ग्राहकों को कुछ भी बेच सकते हैं। कुछ हद तक तो बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन लंबे समय तक आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि जैसे रजिस्टर के साथ पेन तो दे दिया, लेकिन साथ साथ 3-4 चीज़ें और उसने बता दी, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारी की सारी चीज़ें खरीद लूँगा। यदि ग्राहक को आप एक बार गलत ढंग से इस चंगुल में फंसा लेते हैं, तो बार बार वो आपके फिर काबू में नहीं आने वाला, बल्कि अब वह अपनी साख को खराब करने का ही काम कर रहा है। कौन कर रहा है? दुकानदार। मतलब उसने क्या किया, अपनी चीज़ बेचने के लिए। हाँ सिमरन, मार्केटिंग वाला चैप्टर ही चल रहा है। कल इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हमने किया था, और आज उसी चैप्टर का थोड़ा सा ही कंसेप्ट करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। आज शाम तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये एक क्लास में पूर्ण होने वाला चैप्टर नहीं है। हाँ अंजलि, ठीक है, ठीक है हिमांशु, मैं समझ गया, समझ में आ रहा है, थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जो इसमें ये पॉइंट आया है कि अपनी साख को खराब करता है, मेरे ख्याल से जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं वो समझते होंगे कि साख किसे कहा जाता है। श्वेता, ठीक है, मेरे पास मैसेज पहुंच गया। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि साख किसे कहते हैं? गुडविल, एक बार बताऊं, मैं वेट कर रहा हूं। सिमरन कह रही है कि मैंने आज ही ज्वाइन किया। बेटा कोई बात नहीं, मैंने कमेंट बॉक्स में करंट क्लास का जो है वो लिंक, कल वाली क्लास का मैंने लिंक डाल दिया था, तो आप लोग वहाँ जाकर भी उसको देख सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है अगर आपने, तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ ठीक है अंजलि, समझ में आ रहा है, ठीक है। मानसी, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। श्वेता, कंपनी की प्रसिद्धि को कहते हैं। वेरी गुड बेटा श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कंपनी की ना कहें तो किसी की भी प्रसिद्धि को हम साख कह देते हैं, ठीक है, शाबाश बेटा। ठीक है सुनीता, आवाज़ आ रही है, थैंक यू, अच्छा जवाब दिया श्वेता ने। साख जो होती है वो हमारी प्रसिद्धि होती है। मान लीजिए, उदाहरण देकर अगर आप समझना चाहें कि कोई भी दुकान जो कई साल से चल रही है और उसके कस्टमर बंधे हुए हैं, वो हमेशा ही जो भी नई दुकान होगी, चाहे उसके पास लेटेस्ट माल भी होगा, उसके मुकाबले वो दुकान महंगी होगी। लोकेशन सेम होने के बावजूद, दुकान का जो है वो साइज सेम होने के बावजूद, क्योंकि उस दुकान ने लगातार मेहनत करके अपनी एक मार्केट बना ली है। तो वो जो मार्केट उसने बनाई है, जो प्रसिद्धि उसने बना ली है, ठीक है महावीर बेटा, समझ में आ रहा है, तो उसको हम साख कहते हैं। हाँ, गुडविल अंग्रेजी में बोलते हैं, तो गुडविल भी याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे जितने भी अभी जुड़े हुए हैं साथ के साथ, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बच्चे ने डिमांड की है, अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो सीए बनना चाहता है इन फ्यूचर। तो बेटा जो भी बच्चे सीए बनना चाहते हैं, उनको अकाउंटेंसी पर ज़्यादा फोकस करना होगा, और अकाउंटेंसी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों को समझ लेना होगा। तो उस पर भी मैं ऑनलाइन एक क्लास लेकर आ जाऊंगा, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हर चैप्टर, अकाउंटेंसी के हर चैप्टर में और हर क्लास के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर भी हम जाएंगे। फिलहाल मार्केटिंग वाला और उससे जुड़े हुए अन्य जितने भी चैप्टर हैं,
जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे, जो 20 अप्रैल के बाद में होंगे, उनकी तैयारी के लिए हमारे सिलेबस में इस साल के लिए हैं, उन सभी चैप्टर्स को मैं ऑनलाइन क्लास में लगातार आपके बीच में दोहराता रहूँगा। सिमरन, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा रिजोल्यूशन कम कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मोबाइल में नेटवर्क वाली प्रॉब्लम हो सकती है, 4G 3G वाली समस्या हो सकती है। सर आप इंग्लिश मीडियम से हो? बेटा मैं फ़िलहाल हिंदी मीडियम में था, अभी हमारा स्कूल जो है वो मॉडल संस्कृति स्कूल बन गया है, तो इंग्लिश मीडियम का हो गया। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंफर्ट हूँ। तो क्या आप इंग्लिश में भी बिजनेस स्टडी करवा देंगे? बेटा ज़रूर करवा दूंगा, एक बार हिंदी वाला हो जाए और फिर मैं उसके बाद में बीच बीच में कोशिश करूंगा उन्हीं चैप्टर को इंग्लिश मीडियम में भी करवाने का। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बीच बीच में कमेंट भी मैं ज़रूर पढ़ूंगा बच्चों, ताकि आप लोगों की क्वेरी साथ के साथ सोल्व हो जाए। लास्ट जो क्लास हमारी थी, कल जो हुई थी, उसमें कमेंट बॉक्स हमारा जो है अपीयर नहीं हो रहा था, तो उसकी मैंने चेंजेस कर दिए, अब साथ के साथ चल रहा है। तो साख जो है वो जब भी किसी व्यवसाय में साख बना लेते हैं तो उसके बाद फिर बिजनेस करना आसान हो जाता है। चलिए चौथा पॉइंट, विपणन विचारधारा, मार्केटिंग कंसेप्ट। इस दर्शन को मानने वाली कंपनियां ये मान्यता होती है उनकी कि उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सबसे अच्छा तो यही लग रहा है फिलहाल। ठीक है सिमरन बेटा, इंग्लिश मीडियम जरूर करवाएंगे। तो हम हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दे रही है। कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कमेंट बॉक्स में कि इन्फेंट कस्टमर कैसे हो सकता है अगर वो बच्चा अभी भी ऑनलाइन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। तो इन्फेंट कस्टमर यहाँ पर आकर जो है वो आपके आंसर दे देगा कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जो चीज प्रोडक्ट जो लेकर जा रहा है वो नहीं दे पाएगा, लेकिन जो उसको यूज कर रहा है वो दे पाएगा। तो दोनों ही श्रेणी में कस्टमर हो जाते हैं वो। इसका आधार यह होता है कि कंपनी को वे वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो उपभोक्ता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ना। उपभोक्ता जो डिमांड कर रहा है आप वो लेके आइए। लॉकडाउन लगा, सैनिटाइजर की जरूरत हुई, कंपनियां सैनिटाइजर ले आई, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा गई। न कि जो वे कर रही हैं, मतलब कंपनी को हमेशा कंज्यूमर को फोकस करके वो चीज़ें उत्पन्न करनी चाहिए जो उपभोक्ता चाहते हैं, ना कि जो कंपनियां बना रही हैं। क्या मतलब हुआ? वे उनको नहीं बेचते जो बना सकते हैं, बल्कि वे बनाते हैं जो वो बेच सकते हैं। दे डोंट सेल वट दे कैन मेक, बट दे मेक वट दे कैन सेल। हमेशा वो प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए जिन्हें हम बेच सकें, ठीक है, ना कि कंसेप्ट ये बना के चलें कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसको बेचें। मार्केटिंग वाली विचारधारा तो यही कह रही है। संक्षेप में कह सकते हैं, या फिर एक लाइन और लिखी हुई है कि इस विचारधारा के मद्देनजर ये कंपनियां अपने सभी विपणन प्रयास उपभोक्ता संतुष्टि पर न्यौछावर कर देती हैं। मतलब कस्टमर जो है वो इनके लिए प्रायोरिटी है। हमने पढ़ा भी था कस्टमर जो है वो बाजार का राजा होता है। ही वॉज किंग ऑफ एनी मार्केट। अगर मार्केट में कस्टमर ही नहीं गया तो फिर रखे रखो भैया अपना सामान, खरीदेगा कौन। संक्षेप में कह सकते हैं कि यह एक आधुनिक विचारधारा है, हमें इसीलिए ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि ये हमारे समय में बड़े अच्छे ढंग से फिट हो रही है। आधुनिक विचारधारा, परंपरागत विचारधारा वो होती है जो पहले से चली आ रही है ट्रेडिशनली। आधुनिक विचारधारा वो होती है जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। अगर उदाहरण देकर हम कहें तो ट्रेडिशनल स्कूल में अगर हम चले जाए तो वो थी जो हमारी क्लासरूम में थी, या उससे पीछे चले जाएं तो आश्रम प्रणाली। आधुनिक विचारधारा में आ जाए तो हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेम्प्ट की, हमने ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट किए। तो जितने भी बच्चे कमेंट बॉक्स में, बच्चों जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इसका ऑनलाइन टेस्ट का मैं लिंक दूंगा आप सभी को। और इस चैनल की जो 2 वीडियो हैं, एक कल जो आई थी और एक आज लो लाइव है, इनके कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। और एक वेबसाइट भी है कॉमर्स से रिलेटेड, तो वो भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा। वो teacherscommerce.com के नाम से है, मैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ उसको, आप वहाँ जाकर भी उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, उसका नाम teachercommerce.com है। वहाँ पर आपको पुराने टेस्ट भी मिल जाएंगे और भी अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगे आपको। अगला आ गया हमारा सामाजिक विपणन विचारधारा। यह दर्शन उपभोक्ता संतुष्टि पर ही नहीं बल्कि उपभोक्ता कल्याण पर भी जोर देता है। वैसे तो नाम से दिख रहा है उपभोक्ता संतुष्टि भी होगी और उसके बाद वाली सर्विसेज भी देगा वो।
यह विचारधारा विपणन विचारधारा से एक कदम आगे चलती है। जो जो हमने चौथा पॉइंट पढ़ा, इससे एक प्लस है थोड़ा सा। इसके अंतर्गत कहा गया है कि मात्र उपभोक्ता संतुष्टि से बात नहीं बनने वाली, बल्कि पूरे समाज की भलाई को भी ध्यान में रखना होगा। उदाहरण भी दिया हुआ है। सिमरन पूछ रही है, सर क्या आप अकाउंटेंसी भी करवाएंगे? बेटा मैं अकाउंटेंसी का हर चैप्टर तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो जो जरूरी हैं चीज़ें जो आपके इन फ्यूचर और करंट क्लास में काम आएंगी, वो सारी की सारी अकाउंटेंसी में करवाऊंगा, लेकिन हर चैप्टर में नहीं करवाने वाला। संतोष कह रहे हैं, सर आई वांट टू बिकम सीए। बेटा बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी बच्चे सीए बने। सर सीए का फॉर्म कब निकलता है सर, आप बता सकते हैं क्या? बेटा अभी तो सीए लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे उनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, फाउंडेशन कोर्स, तो रिज़ल्ट आया है। हमारा ही एक जानकार हैं टीचर, उनके बेटे का वो क्लियर हो गया, वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता है। तो बेटा हमारी जो है वो अकाउंटेंसी या कॉमर्स से रिलेटेड तीन सबसे बड़ी जो फील्ड हैं वो सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए होती हैं। इस पर एक कैरियर ओरिएंटेशन पे अलग क्लास कर लेंगे बेटा, फिलहाल मार्केटिंग वाले पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। आपकी क्वेरीज में छोड़ूंगा नहीं संतोष, इसके ऊपर एक पूरा एक लाइव वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें समझाता चलूँगा। सारे जितने भी मॉडर्न कंसेप्ट हैं वो सारे की सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अफसर ऐप कैसे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग कैसे होती है, कैरियर उम्मीद कैरियर काउंसिल कैसे होता है, ये सारे के सारे कंसेप्ट साथ के साथ मैं करवाऊंगा आपको। चलिए, सामाजिक विपणन क्या कर रही है? विपणन विचारधारा से एक प्लस पॉइंट है, वो सिर्फ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तक नहीं है, बल्कि समाज की पूरी भलाई का भी ध्यान रखेगी। उदाहरण दे रखा है, यदि एक कंपनी ऐसा वाहन तैयार करती है, कोई भी एक कंपनी ऐसा व्हीकल तैयार करती है जिसमें पेट्रोल की कम खपत हो लेकिन उसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो, तो वो कभी भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से ऊपर नहीं हो सकती। मतलब कंज्यूमर तो सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि उसके पैसे की बचत होगी, मतलब पेट्रोल में ज़्यादा चल रही है, वो बचत हो रही है उसकी, लेकिन पोल्यूशन बहुत कर रही है। सिमरन कहनी है, सर क्या आप इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करवा सकते हैं, बिकॉज 18 को एग्ज़ाम है एंड ये चैप्टर आने वाला है। ठीक है बेटा, कोशिश करेंगे, ज़रूर करवाने की कोशिश करेंगे। अंजलि बेटा ठीक है, मैंने मैसेज पढ़ लिया आपका। तमन्ना, सर सीए कितने ईयर की होती है? बेटा सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, कैरियर ओरिएंटेशन, इस पे पूरा का पूरा एक अलग से लाइव कर लेंगे, उसमें जुड़ जाइएगा आप। एक बारी ये ऑनलाइन वाली क्लास खत्म कर लें बेटा, सारे की सारी क्वेरीज में आप लोगों की जो है वो आंसर दूंगा कि सीए कितनी टफ है, कितनी आसान है, क्या महत्वपूर्ण है। जैसे मैं सीए के बारे में पहले बता चुका हूँ कि अकाउंटेंसी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सिमरन ने जो कहा है इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन डिबेंचर, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा 18 तारीख से पहले कोई ना कोई ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए डाल दूं, ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ लें। तो सामाजिक संतुष्टि में हमने उदाहरण ले लिया, बड़ा अच्छा ही उदाहरण है कि ऐसा वाहन प्रोडक्ट तैयार कर दिया जो पेट्रोल में खपत मतलब खर्चा तो कम देती है, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इससे केवल उपभोक्ता संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक रहेगा। हाँ ठीक है बेटा तमन्ना। सामाजिक कल्याण के अंतर्गत मुख्यतः दो तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। एक मिनट वेट कर लेते हैं, थोड़े से मैसेज आ रहे हैं अपने पास में, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। संतोष जो हैं वो आंसर दे रहे हैं, संतोष काफ़ी एक्टिव हैं आज। तो पूरा का पूरा इसके ऊपर मैं कंसेप्ट चलाने वाला हूँ। जो सीए फाउंडेशन कोर्स होता है वो 3 ईयर का होता है और साल में बेटा 2 बार होता है ये, मई में और हाँ नवंबर के आसपास। तो नवंबर एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार डेट भी आपको अपडेट कर देता हूँ। क्या है, मैंने इंटरनेट ओपन कर लिया है, होल्ड कीजिएगा। एग्ज़ाम नेम सीए फाउंडेशन 2020,
और पेपर हैं 4। ऑफलाइन मोड से होता है, 2 बार ही एग्ज़ाम होते हैं, ट्वाइस इन ए ईयर। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। बेसिक एलिजिबिलिटी पास्ड +2 और अपीयरिंग इन +2 इन करंट ईयर होता है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। एग्जाम्शन किसको मिल जाती है फाउंडेशन कोर्स की? जो ग्रेजुएट हैं उनको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग एप्लीकेशन 5 फरवरी से है और लास्ट डेट है 26 फरवरी। तमन्ना, अगर तुम जुड़े हो तो 26 फरवरी है लास्ट डेट सीए फाउंडेशन 2021 की डेट की। लास्ट डेट विदाउट लेट फीस के लिए जो है वो 4 मार्च है। एडमिट कार्ड की कोई अभी डेट नहीं है, एग्ज़ाम जून के में होंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं जो भी एडमिशन की वेबसाइट होगी मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगा कि कहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, तो सामाजिक विपणन जो है वो एज़ कम्पेयर टू मार्केटिंग कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें समाज का भी ध्यान रखा हुआ है, सिर्फ कस्टमर का नहीं, और भी जो समाज के महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखा है। सामाजिक कल्याण में मुख्यतः 2 तत्वों को शामिल करते हैं। पवन पूछ रहे हैं सर 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। बेटा वैसे तो मेरे दूसरे चैनल पे मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ऑनलाइन क्लास भी चला दूंगा। अगर कहें तो कमेंट बॉक्स में मैं उसकी, जो मेरी कॉमर्स वाली जो है कि क्या कैरियर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मैं उसकी वीडियो जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। अगर आप लोग कहते हैं तो 1 मिनट दीजिए, मैं अभी डाल देता हूँ। साथ के साथ आप लोगों तक पहुँच जाएगी कि आफ्टर +2 जो है वो मैं क्या करना चाहिए। 1 मिनट वेट कीजिए बस, मैं अभी डाल देता हूँ। लगभग जो है वो +2 के नंबर ऑफ चैप्टर कवर किए हुए हैं। लगभग 11th और 12th की 60 वीडियोस जो हैं वो दूसरे चैनल पे है, उस पर मैं लाइव नहीं करता। मैं लाइव सिर्फ इसी चैनल पे ही आता हूँ, उस पर नहीं आता। उस पर सिर्फ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ही मैं डाल रहा हूँ, और इस चैनल पर सिर्फ लाइव रहेगा। 1 मिनट दीजिए, मैं अभी उसका लिंक डाल देता हूँ। जो कैरियर मुझे चूज़ करना है आफ्टर +2, एजुसेट ऑनलाइन टेस्ट 2 मिनट दीजिएगा बस, अभी मैं एक बार सर्च कर रहा हूँ। जितने भी चैप्टर हैं +2 के ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो भी हैं, सभी के सभी बना रखे हैं वीडियो, आप सब देख सकते हैं। मैं अभी एक बार लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप बने रहें। ये ना हो कि वो लिंक आपसे मिस हो जाए, क्योंकि ये लाइव चैट का जो है वो हमारा चल रहा है। ये मैसेजेस जो हैं, हाँ ठीक है, मुझे मिल गया है और मैं अभी शेयर कर देता हूँ उसका लिंक। मैंने शेयर कर दिया, आप कमेंट बॉक्स में देख लेना। पवन मैंने शेयर कर दिया है। क्या हमें बेस्ट कैरियर हम चूज़ कर सकते हैं आफ्टर 10th, तो उसमें मैंने कॉमर्स का ही बता रखा है सारा का सारा कि कैरियर जो है वो कॉमर्स में क्या क्या हमारा रह सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, थोड़ा सा रह गया बस आज का, उसके बाद में शाम को कोशिश करेंगे या फिर कल सुबह सुबह इसी टाइम पर। तो 2 तत्वों को जो है मुख्यतः सामाजिक कल्याण में हम शामिल करते हैं: उच्च स्तरीय मानव जीवन तथा प्रदूषण रहित वातावरण। अतः इस दर्शन को मानने वाली कंपनियां अपनी सभी विपणन प्रयास उपभोक्ता संतुष्टि व सामाजिक कल्याण पे। उच्च स्तरीय मानव जीवन, जो चीज़ मेरे पास में होनी चाहिए वो मेरे पास में है। हाई लेवल लिविंग स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, जो चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए वो मेरे पास में हो। एक तो ये चीज़, मतलब मोबाइल मार्केट में आ गया, मेरे पास होना चाहिए लेकिन मेरी रेंज से बाहर है,
तो फिर मैं मानव जीवन वाला जो स्टैंडर्ड है वहाँ पर नहीं हूँ, या फिर कहें तो प्रोडक्ट मेरी रेंज से बाहर है। हाँ ठीक है पंकज, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। फिर उसके बाद में आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं प्री लोडेड जो पहले से मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डालता हूँ, और भी बहुत सारे हैं। तमन्ना पूछ रही है सर आप डेली लाइव क्लासेस लेते हो? बेटा कल से ही हमने लाइव क्लासेस शुरू की हैं, आज हमारी दूसरी लाइव है। इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर कर डाली हुई हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है। उस चैनल पे आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस वाले चैनल पर कॉमर्स टॉपिक पे सिर्फ लाइव वीडियोस ही रहेंगी, और हमने शुरू कर दिया है तो हम कोशिश करेंगे डेली लाइव आने की, नहीं तो एक दिन छोड़कर हम जरूर आएंगे लाइव। एक दिन ऐसा भी रखेंगे हम, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों तक ये लाइव क्लासेस ज़्यादा पहुंच जाएंगी, तो एक दिन हफ्ते में ऐसा ज़रूर रखेंगे जिस दिन सिर्फ आप लोगों के प्रश्नों का ही उत्तर दे सकें। और इन फ्यूचर ऐसा भी सोचा है कि प्राइस भी कुछ ना कुछ रखें जब हम ऑनलाइन कंसेप्ट चलाएंगे। सिमरन पूछ रही है सर प्लीज़ ये भी बता दीजिए कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बिजनेस स्टडी की लाइव क्लासेस आप कब लेंगे? बेटा कोशिश करूंगा इसी चैप्टर ख़त्म होने के बाद में अगला चैप्टर में यही वाला चैप्टर इंग्लिश मीडियम में ले लूँ। चलिए, तो संक्षेप में कह सकते हैं कि नवीन विचारधारा है ये वाली, और इसे अपनाने वाली कंपनियां लंबे समय तक और ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकती हैं। हिमांशु कह रहे हैं सर मंडे की टाइमिंग क्या रहेगी? बेटा अभी तो आज की एक और टाइमिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, या फिर कल संडे की सुबह सुबह की आप लोगों को बताऊंगा। तो अगली जो भी ऑनलाइन क्लास रहेगी वो मंडे से पहले आ जाएगी, तो उसमें मैं आप लोगों को मंडे की बता दूंगा। जो भी वर्किंग डेज होंगे बेटा उसमें टाइमिंग मैं कोशिश करूंगा 6:30 बजे ही रखूं, लेकिन जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन 11 बजे रखने की कोशिश करेंगे। जैसे सोमवार जो है वो वर्किंग डे है, तो उसमें इवनिंग में ही पॉसिबल रहेगी क्लास, लेकिन ट्यूसडे को छुट्टी है तो उस दिन फिर हम मॉर्निंग में कर सकते हैं 11 बजे। सिमरन पूछ रही है ओके सर बट कब तक? जैसे ये चैप्टर कोशिश कर रहा हूँ कल संडे को ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न, अब इनमें डिफरेंस करके हम देख लेते हैं। ये जो हमने 5 जो विचारधाराएं हमने पढ़ी हैं उसमें हम विपणन कर लेते हैं। अंजलि बेटा या तो आज शाम को लूँगा क्लास ऑनलाइन, या फिर कल सुबह 11 बजे लूँगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर इस अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इसमें नहीं हो पाएगा पूरा। हाँ संतोष मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। अब डिफरेंस कर लेते हैं पांचों विचारधाराओं का, और प्रश्न अगर आ जाता है कि पांचों विचारधाराओं में डिफरेंस बताइए, तो इसी प्रकार से टेबुलेशन में टेबल की फॉर्म में आप लोग बताइए। ठीक है सिमरन, जुड़े रहें। अंतर का आधार लिखिएगा सबसे पहले, फिर पांचों जो हमारी विचारधाराएं हैं उत्पादन, उत्पाद, बिक्री, विपणन और सामाजिक विचारधाराएं, ऐसे नाम लिखिएगा। अंतर का आधार का मतलब होता है कि हम किस बेस पर जो है वो डिफरेंस कर रहे हैं इसके अंदर। प्रारंभ बिंदु, तो प्रारंभ कहाँ से होता है? उत्पादन विचारधारा कारखाने से होती है, उत्पाद विचारधारा भी कारखाने से होती है, बिक्री वाली भी कारखाने से होती है, विपणन वाली बाजार से होती है, और समाज वाली बाजार और समाज से होती है। ठीक है, फिर दूसरा आसान वाला पॉइंट है, आसान में ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा डिस्क्राइब करने में। मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ होता है? तो उत्पादन विचारधारा उत्पादन की मात्रा पर मुख्य फोकस करता है, उत्पाद जो है वो गुणवत्ता के ऊपर फोकस करता है प्रोडक्ट की, बिक्री जो विचारधारा है हमारी सेलिंग कंसेप्ट वो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में, दुकानें सजी हुई होती हैं आप सब जानते हैं। विपणन विचारधारा उपभोक्ता संतुष्टि पर फोकस करता है, और उपभोक्ता कल्याण पर सामाजिक विपणन विचारधारा फोकस करता है। आगे चलते हैं, बस ये इसी पॉइंट तक 4 तक खत्म कर देंगे इस क्लास को, ज़्यादा लंबी लंबी क्लास नहीं लगाएंगे। फिर साधन, जो हमारा उत्पादन विचारधारा है वो संतुलित मूल्य और आसान उपलब्धि पर फोकस करता है। हमने अर्थ में पढ़ा था जब हमने इसको समझा था। फिर उत्पाद सुधार में करता है। फिर हमारा तीसरा जो था बिक्री वाला, बिक्री विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय संवर्धन, ये जो चारों चैप्टर हैं ये अगले वाले हैं। विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय,
और विक्रय संवर्धन, ये सारे के सारे इस साल के लिए सिलेबस में नहीं हैं। अगर होते तो बहुत अच्छे चैप्टर हैं ये, इनको पढ़ना ज़रूर। अगर आप लोग आफ्टर एग्ज़ाम पढ़ लेना इन चैप्टर्स को, ये आपके बिजनेस माइंड को और ज़्यादा शार्प बनाएंगे। और अगर हम विपणन विचारधारा की बात करें तो विभिन्न विपणन क्रियाओं पर फोकस करता है। और सामाजिक वाले में जाएं तो विभिन्न विपणन क्रियाएं समाज कल्याण आदि पर फोकस करता है। और समाप्ति कहाँ होती है? जो हमारा पहला है उत्पादन, हमारा पहला है उत्पादन वाला, वो अधिकतम उत्पादन द्वारा लाभ कमाना चाहता है। उत्पाद वाला गुणवत्ता देकर लाभ कमाना चाहता है। सेलिंग वाला अधिकतम सेलिंग करके लाभ कमाना चाहता है। विपणन वाला उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ कमाना चाहता है। और उपभोक्ता संतुष्टि और सामाजिक कल्याण द्वारा लाभ कमाना चाहता है। सिमरन पूछ रही है कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे या फिर ऐसे टाइप भी आ सकते हैं? बेटा जो लास्ट जो डेट शीट जो कैंसिल हुई थी उसमें तो दोनों लिखे हुए थे। मैं एक बारी आप लोगों को डेट शीट दिखाने का जो है वो एक प्रयास करता हूँ, आप लोग बने रहें। उसमें इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई हैं और साथ के साथ उनको मैं पढ़कर भी सुना देता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिएगा सभी, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अभी चलाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा और उसको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है सिमरन ने, और सभी बच्चों को ही पता लगना चाहिए ये वाला पॉइंट, तो इसीलिए मैं इसी को ओपन कर देता हूँ सबसे पहले ताकि सबको दिख जाए। अगर आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो मुझे ज़रूर बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में। मैंने एक दूसरा स्क्रीन लगाया है, अभी आ जाएगा। 15-20 सेकंड थोड़ा सा लेट चलता है डिस्प्ले जो आप लोगों तक पहुंचता है। चलिए जब तक नहीं आता मैं पढ़ देता हूं। कक्षा 3 से लेकर 9 तक, ओके सिमरन, कक्षा 3 से लेकर 9 तक तथा 11वीं कक्षा के लिए सेट एग्ज़ाम अवसर ऐप के माध्यम से करवाएंगे। इसकी डेट शीट साथ में है, मैं आप लोगों की आपकी डेट शीट मैंने बता दी है पहले ही। सेट एग्ज़ाम में ठीक है हिमांशु, दिख रही है। सेट एग्ज़ाम में दिसंबर के जो महीने में जो था, अब थोड़ा सा मुझे भी दिख रहा है, आप देखिए दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन आपको। तो जो तीसरी कक्षा से लेकर 9वीं क्लास तक के हैं और 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ऐप अवसर ऐप पर जाएगा। और यदि कक्षा 10वीं और 12वीं की हम बात करें तो कक्षा 10वीं 12वीं के बारे में इसमें कहीं लेटर में नहीं दिखाई दे रहा है। आपसे आग्रह किया जाता है आप सभी अधीनस्थ विद्यालय मुखियाओं को निर्देशित करें कि वे अध्यापकों के सहयोग से अपने अपने विद्यार्थियों को अवसर ऐप के माध्यम से सेट उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 और 11वीं के विद्यार्थी यदि ऐप पर कठिनाई आती है तो डेट शीट नहीं दिया है तो ये ले लें। तो बेटा इसमें +2 एग्ज़ाम का तो कुछ लिखा नहीं हुआ इस लेटर में, डेट शीट में और देख लेते हैं एक बार कुछ है तो। तो डेट शीट में भी बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दोनों ही प्रकार से होने के चांसेस हैं, अवसर ऐप पर भी और ऑफलाइन। पिछली बार जो लेटर आया था उसमें तो 10th और 11th के ऑफलाइन लिखे हुए थे, आंसर शीट के ऊपर लेने के बारे में लिखा हुआ था। थोड़ा सा और वेट कीजिए, मैं एक जगह और चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल।
ठीक है सिमरन बेटा, मेरे ख्याल से समझ गए होगे दोनों प्रकार से हैं, कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन तो इसमें आई नहीं है ऐसी। पिछली बार तो अलग से आ गई थी इंस्ट्रक्शन कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसमें जो आंसर शीट पे लेते हैं पेपर उसी प्रकार से लेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं आया हुआ। ठीक है, तो आप लोग दोनों प्रकार से ही तैयार होकर जाएं। तो आज की क्लास तो ख़त्म हो गई है। कोई मन में कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप सभी जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, हिमांशु कह रहे हैं आई हैव इंस्ट्रक्शन लेटर। हिमांशु बताइए एक बार उसमें इंस्ट्रक्शन लेटर में क्या लिखा हुआ है। तमन्ना सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तो इस लेटर में बोला है। हाँ बेटा, ऑब्जेक्शन के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो बोला है। हिमांशु 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है हिमांशु, हिमांशु बता रहे हैं 20 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। सिमरन सर आप कौन कौन सा सब्जेक्ट करवाएंगे यहाँ? बेटा बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, अगर डिमांड होगी तो इकोनॉमिक्स भी करवा लेंगे, कोई समस्या नहीं है। किसी भी बच्चे के मन में क्वेरी है तो प्लीज़। संतोष सर सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा क्या फैब एग्ज़ाम में, अभी बिजनेस स्टडी में? या फिर बेटा संतोष, जो ये मार्केटिंग वाली जो चैप्टर है यही आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो सिलेबस जो आया था उसमें उसके अलावा कोई चेंज नहीं किया है, तो वही वाला आएगा चैप्टर मार्केटिंग वाला। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बारी वेट करें तो। अगर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वो मिल जाएगा मेरे पास में। वेलकम संतोष। सिमरन यस सर, क्या मार्केटिंग के कंपोनेंट्स भी आएंगे? बेटा मार्केटिंग वाला पूरा ही चैप्टर है, मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स, ये दोनों आएंगे। मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स दोनों आएंगे। मैं एक बारी वो सिलेबस वाला ढूंढ रहा हूँ, मैंने अपलोड किया था एक ग्रुप में। तमन्ना सर ये चैप्टर के बाद जो एडवर्टीज़मेंट, बेटा एडवर्टीज़मेंट सेल्स प्रमोशन इत्यादि नहीं आएगा, ये 2021 के फाइनल एग्ज़ाम से भी निकाल दिया है इन चैप्टर्स को। सिर्फ 2021 वाले जो एग्ज़ाम होंगे अप्रैल के एंड में, उनमें ये चैप्टर चारों नहीं आएंगे। लेकिन चारों चैप्टर आप एग्ज़ाम देने के बाद में ज़रूर समझें, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस माइंड जो है वो सेट करते हैं ये चारों। इनकी वीडियोस जो हैं वो चारों मैंने बनाई हुई हैं।
तमन्ना वेलकम। संतोष कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा सर अभी? अभी हिमांशु ने हमें बताया 20 मार्क्स का आएगा। सिमरन सर, बट एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन ये इसका कंपोनेंट है और ये बुक में चैप्टर की फॉर्म में हैं, तो क्या ये भी आएंगे? बेटा ये जो एडवर्टीजमेंट वाला है ना, ये 11वां चैप्टर है बेटा। तो 11वां चैप्टर जो है वो सिलेबस से हटा दिया। अच्छा, एक काम कर लेंगे, सिमरन, संतोष, जितने भी बच्चे, तमन्ना, ये सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, हिमांशु, अंजलि, सुनीता, मीनाक्षी, मानसी, ये जितने भी बच्चे सारे जुड़े हुए हैं ना, एक क्या मेरे सिलेबस में है जो मेरे फाइनल एग्जाम में आएगा, कौन सा चैप्टर हटा दिया, उसके ऊपर एक ऑनलाइन क्लास अलग से ले लेंगे। ठीक है संतोष, क्या क्लास ओवर कर दें अब, ताकि मैं प्लान कर सकूं कि अगली क्लास इवनिंग में लें या फिर कल मॉर्निंग में लें? एक बार बता दें मुझे, सिमरन, संतोष, तमन्ना, हिमांशु, कि क्लास ओवर कर दें ताकि मैं अगली ऑनलाइन क्लास कब लेनी है उसको मैं प्लान कर लूँ। ठीक है संतोष, तमन्ना, सिमरन, थैंक यू। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में। क्लास इज़ ओवर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास।